अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जॉब के हवाले से। ये जो टेस्ट कंडक्ट होने वाला है वो कब तक कंडक्ट होगा, उसका सिलेबस क्या होगा, तैयारी कहाँ से करनी है, इस पूरी जो रिक्रूटमेंट ड्राइव है इसका प्रोसेस क्या होगा, और इसके अलावा जो जॉब डिस्क्रिप्शंस हैं वो क्या होंगी, और साथ ही साथ पर्क एंड प्रिविलेजेस सैलरी क्या होगी। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गो टू द वीडियो। सबसे पहले मैं आपकी जो अनाउंसमेंट है वो शेयर कर लूँ कि कल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एलिजिबल और रिजेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट जो है वो अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दी है। तो आपने recruitment.com.pk के ऊपर जाना है और वहाँ पे जाके एलिजिबल और रिजेक्टेड कैंडिडेट लिस्ट में अपना जो भी आपका स्टेटस है वो आपने देख लेना है। इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपने अपना CNIC डालना है और यहाँ पे आपने अपना टेलीफोन नंबर डालना है 0 हटा के। तो ये आपका पासवर्ड होगा, आप सर्च करेंगे, एलिजिबिलिटी आ जाएगी। इन केस आप रिजेक्ट हुए हो तो आपके पास इस तरह का SMS आ जाएगा जिसमें रिजेक्शन का रीज़न भी बता दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख लें, और साथ ही साथ लिंक भी शेयर कर दिया जाएगा कि इस लिंक पे जाके आप रिजेक्शन के अगेंस्ट अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं। रिजेक्शन के अगेंस्ट जो है आपने जो एप्लीकेशन देनी है वो 24 सितंबर तक दे सकते हैं, और उसके बाद 28 सितंबर को दोबारा ये लिस्ट अपडेट हो जाएगी, एलिजिबिलिटी दोबारा अपडेट हो जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद जब आप अपनी एलिजिबिलिटी कंफर्म कर लें तो उसके बाद जो पहला मरहला होता है वो होता है स्क्रीनिंग टेस्ट का, और वो स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो एक्सपेक्टेड है विद इन 1.5 मंथ। स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, एक चीज़ मैं आपको कंफर्म कर दूं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अपना सिलेबस कभी भी रिवील नहीं करता। यूजुअली जो है वो इसी तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं। तो मैं यहाँ पे जो भी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ वो अपने प्रीवियस 3-4 साल के एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ, और पिछले 2 सालों के जो पेपर हैं, पास ईयर पेपर हैं 2019 और 2021 के, वो मेरे चैनल पर भी अपलोडेड हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अच्छा जी, अब सिलेबस की बात करें तो सबसे ज़्यादा मेजर पार्ट इंग्लिश का होता है, और इंग्लिश में जो है वो एंटोनियम साइनोनियम्स आपके, और एनालॉजीज़, और आपकी कॉम्प्रिहेंशन होती है, ठीक है, और सेंटेंस करेक्शन होती है, ग्रामर से रिलेटेड MCQs होते हैं। अच्छा खासा पार्ट होता है। यूजुअली ये पार्ट जो है वो सबसे ज़्यादा होता है जो MOD के टेस्ट होते हैं। इसकी तैयारी आपने कहाँ से करनी है, रैनन मार्टिन की बुक उठाएं, उससे अपनी ग्रामर के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व कर लें। बेसिक ग्रामर आपकी वहाँ से हो जाएगी। इंग्लिश की वोकेबलरी के लिए आप गैल्वेनाइज की एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो, ठीक है, और उसमें जो है वो काफ़ी ऑर्गेनाइज जो है वो वोकेबलरी कलेक्ट करके दी हुई है। GRE की लिस्ट भी देख सकते हो, लेकिन ये एक टाइम टेकिंग एक्टिविटी है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसके ऊपर टाइम ज़ाया मत करें। जो आप रीडिंग का आपका पूरा प्रोसेस है उसके अंदर आपकी वोकेबलरी बिल्डिंग होती रहती है। सेकंड पार्ट आपका जो है वो एनालिटिकल रीजनिंग का होता है। एनालिटिकल रीजनिंग में डिफरेंट सवाल होते हैं, जैसे 5 लोग हैं, उन पांचों लोगों को लाहौर जाना है और डिफरेंट मीन्स से जाना है, ठीक है। A जो है वो ट्रेन से जाएगा, B एरोप्लेन से जाएगा, C जो है वो बस से सफ़र नहीं कर सकता। इस तरह की सिचुएशन होती हैं और डिफरेंट सवाल होते हैं। मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड हैं, जाके आप देख सकते हैं। मैंने वहाँ पर टिप एंड ट्रिक्स शेयर की हुई हैं कि इस तरह के सवाल आप किस तरह से सॉल्व करते हैं। अच्छा, मेरी सजेशन ये है कि इन सवालों को आप आखिर में सॉल्व करें, क्योंकि ये टाइम टेकिंग होते हैं, और MOD में क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है तो आपने जो है वो पहले कंफर्म करने होते हैं। जो सवाल आपको कंफर्म हो वो करने के बाद फिर आप इसके ऊपर आओगे। अच्छा जी, उसके बाद जो थर्ड पार्ट होता है वो होता है पाकिस्तान स्टडीज़ का। पाकिस्तान स्टडीज़ में आपकी ज्योग्राफी पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ पूछी जाती हैं, ठीक है। और पाकिस्तान की जो जो सबसे पहले गवर्नर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, और डिफरेंट प्रोविंस से रिलेटेड जो पर्सनालिटीज़ हैं उन सारों के बारे में पूछा जा सकता है। और इम्पॉर्टेंट इवेंट जो पाकिस्तान बनने से पहले 712 से लेकर आपके 1947 तक, तो वो भी पूछे जा सकते हैं। तो मोटे मोटे इवेंट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। पाकिस्तान की ज्योग्राफी आपको पता होनी चाहिए, और पाकिस्तान की जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये सारी तैयारी आप जो है वो जो बुक है कारवान की, कॉम्प्रिहेंसिव जनरल नॉलेज बाय चौधरी अब्दुल नजीब, इससे तैयार कर सकते हो। काफ़ी अरेंज डाटा आपको वहाँ पे मिल जाएगा।
अच्छा जी, इसके बाद हम इसके आगे आते हैं तो फिर पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर के सवाल होते हैं। पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर के जो सवाल हैं वो क्योंकि ये अपडेटेड होते रहते हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि ऑनलाइन रिसोर्सेज से तैयार करें। इसमें जो बेहतरीन रिसोर्स है वो पाक एमसीक्यूज़ की है। इसके अलावा आपको और भी डिफरेंट रिसोर्सेज मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से तैयार कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आप आ जाएं इस्लामिक स्टडीज़ के ऊपर। इस्लामिक स्टडीज़ में क्या पूछा जाता है आपका? आपकी कुरान से रिलेटेड एमसीक्यूज़ होते हैं, सुन्ना से रिलेटेड होते हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ, ग़ज़वात, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लाइफ के इंपॉर्टेंट इवेंट्स, ठीक है, और फिर इस्लाम के बुनियादी अकायद। तो इन हवालों से एमसीक्यूज़ होते हैं। अगर आपको इसके हवाले से प्रैक्टिस करनी है तो एफपीएससी के जो डिफरेंट पेपर्स होते हैं ये उसी तरह का कुछ होता है। और इसमें सीएसएस के जो पास पेपर हैं, जो कि पूरी इस्लामिक स्टडीज़ की पूरी एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है सीएसएस के 2022 से लेकर 2017 तक की, वो भी आप देख सकते हैं। 2-2 मिनट की वीडियोस हैं, तो वो फ़ौरन आप देखेंगे तो आपका 15-20 मिनट में वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। इसके अलावा जो है वो आप जो है वो किसी रेफरेंस बुक को ले लें जहाँ से आप इस्लामिक स्टडीज़ के एमसीक्यूज़, वरना आपको ऑनलाइन रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे। इसके बाद एक अहम पार्ट होता है आपका जर्नल साइंस एंड एबिलिटी का, ठीक है। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो मियाँ शफीक की किताब है उसके अंदर एमसीक्यूज़ काफ़ी सारे कलेक्ट हुए हैं। ये सीएसएस के हवाले से बहुत अच्छी किताब है, तो उसके अंदर जो एमसीक्यूज़ कलेक्ट हुए हैं आप वो पढ़ लें। इसके अलावा पाक एमसीक्यूज़ से पढ़ लें, तो इट इज़ मोर देन इनफ। यहीं से यूजुअली सवाल आ जाते हैं। अच्छा जी, ये हो गया आपका सिलेबस। सिलेबस के बाद हम बात करते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद आपका जो अगला मरहला होता है वो होता है डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम। डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम में जो है वो 100 मार्क्स के का पेपर होता है, जिसमें पाकिस्तान स्टडीज़ और पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर और इंग्लिश ऐसे होता है। और सरप्राइजिंगली यहाँ पे कोई ऑप्शन या कोई चॉइस नहीं होती। जितने 5 सवाल होते हैं वो पाँचों के पाँच करने होते हैं। तो इंग्लिश ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, ठीक है। और 2019 में जो एनटीएस ने कंडक्ट किया था उसमें तो उसने प्रेसी राइटिंग भी जो है वो शेयर की हुई थी। अच्छा जी, इसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम जो लोग क्वालिफाई करते हैं उन लोगों को साइकोमेट्रिक एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाता है। साइकोमेट्रिक एग्ज़ाम असिस्टेंट डायरेक्टर का जो है वो लास्ट ईयर जो है वो इन्होंने ख़ुद कंडक्ट किया था, आईएसएसपी की तरह था। और बाकी तमाम लोगों का एक दिन का था साइकोमेट्रिक एग्ज़ाम, जिसमें वही आपके जो सवालात होते हैं साइकोमेट्रिक से रिलेटेड, पिक्चर्स दिखाई जाती है, वर्ड्स आपके सामने स्क्रीन पे चल रहे होते हैं। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, तो वो आप फिर उसमें देख लीजिएगा। तो साइकोमेट्रिक एग्ज़ाम जो लोग क्लियर करते हैं उनका फिर इंटरव्यू होता है और सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है और फाइनल मेडिकल होता है और फिर उनकी सिलेक्शन हो जाती है। प्रोसेस ये बहुत फास्ट होता है क्योंकि एमओडी ने जब से खुद से ये प्रोसेस कंडक्ट करना शुरू किया है एनटीएस की डिफंक्ट होने के बाद, तब से ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है। ये बात हो गई सिलेबस की। अब हम बात कर लेते हैं कुछ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। तो आपकी जो जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो आपकी पोस्ट के हवाले से होंगी, ठीक है। जो जो आपकी पोस्ट हैं उस हवाले से आपकी फील्ड की जॉब भी हो सकती है, ऑफिस वर्क भी हो सकता है। यूजुअली सब इंस्पेक्टर की जॉब काफ़ी टफ होती है, और जो बाकी पोस्ट्स होती हैं उसके हवाले से भी जो है जो जो डेजिग्नेशन आपकी पोस्ट है उसी से रिलेटेड आपकी जॉब होगी। और मोस्ट प्रोबेबली कभी आपकी फील्ड की जॉब हो सकती है और कभी ऑफिस की भी हो सकती है। इंडक्शन आपकी अक्रॉस द पाकिस्तान आपकी हो सकती है, कहीं भी आपकी इंडक्शन हो सकती है किसी भी शहर के अंदर, ठीक है। और उसके बाद हम अगर सैलरीज़ की बात करें तो जो भी इसका बेसिक पे स्केल है वही होगा सैलरी आपकी, ठीक है। अलबत्ता क्योंकि ये एक हसास इदारा है तो मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि आपकी पावर बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और जो पर्क एंड प्रिविलेजेस एक बेसिक पे स्केल के हवाले से होती हैं वही मिलती हैं, कोई ज़्यादा बहुत एडिशनल जो है वो पर्क एंड प्रिविलेजेस नहीं होती। जॉब नेचर जो है वो काफ़ी डिफरेंट है इसकी, क्योंकि आपको पता है ये एक हसास इदारा है, तो आप अपनी नेचर के हिसाब से ही इस इदारे के अंदर अप्लाई कीजिएगा। तमाम की तमाम अपडेट इनकी इसी वेबसाइट के ऊपर आती हैं, जो कि www.recruitment.com.pk है। तो आपने यहीं से सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है, ठीक है, और यहीं से आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो होपफुली मैंने तमाम सवालों के जवाब दे दिए हैं। अगर मज़ीद कोई क्वेरी रह जाती है तो आप प्लीज़ कमेंट में लिख सकते हैं। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं CSSforum121@gmail.com पे।
और उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।